Okay, now the next topic, heating effect of electric current. Now student, for this topic you have to open the page number 216. ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 216 पे मिल जाएगा. दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट. ओके, अगर हम हर एक टर्म की बात करें तो कोई सा भी ऐसा वर्ड नहीं जिसके लिए आप फेमिलियर नहीं हो. हीटिंग का मतलब हीट प्रोड्यूस होना, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से. नाउ स्टूडेंट्स, वन कॉमन एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, सपोज करो फैन की बात की जाए या फिर कूलर की बात की जाए या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर हम उसको टच करते हैं, ओके, तो आपने फील किया होगा कि वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है. वो गर्म क्यों हो रही है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट. ओके, क्योंकि उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट इतना कैपेबल होता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर को या फिर सराउंडिंग को या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप कर सके, जिसकी वजह से हमें हीट फील होती है. दिस इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सपोज करो आपके पास कोई सा भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी ले लेता हूँ. ओके, जैसे सपोज करो फैन है. ओके, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ फैन का. दिस इज द टेबल फैन. ओके, अगर आप इस टेबल फैन को 1 आवर या 2 आवर के बाद, कंटिन्यू ऑन रिकॉर्ड्स 1 आवर और 2 आवर के बाद अगर आप इसको यहाँ पे टच करते हो तो आपको फील होगा कि फैन की जहां मोटर लगी हुई थी ये वाला पार्ट थोड़ा सा गर्म हो गया है. ये क्यों गर्म हो रहा है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट. ओके, या फिर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं. सपोज करो आपके पास कोई चार्जिंग करने का वायर है. अगर आप किसी चीज को या फिर किसी डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो चार्जिंग वायर होता है वो वायर भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद. वो क्यों गर्म हो रहा है? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ सपोज करो वी हैव अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है. ओके, अगर उस प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसी चीज को हम बोलेंगे कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस है. इट मींस दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. अगर हम एसी सप्लाई की बात करें जो आपके घरों में है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो आपके कहीं अदर सोर्सेज से आ रहा होता है. तो जब भी करंट फ्लो होता है और आपके पास कोई प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगा इसी फिनोमिना को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पेज नंबर 216 पे मिल जाएंगे. अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल पार्ट की इसके. ओके, इससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल पार्ट है या फिर डेरिवेशन वाला पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं. नाउ वी ऑलरेडी नो द रिलेशनशिप और यू कैन से द फॉर्मूला दैट इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q. ये हमें ऑलरेडी मालूम है. ओके, अगर इसी फॉर्मूले को यूज करूं तो W क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू V इंटू Q. दैट इज द वर्क डन. और वर्क डन ही एनर्जी होती है. ओके, चाहे मैं वर्क डन लिखूं, चाहे इसको मैं एनर्जी लिखूं, चाहे हीट एनर्जी लिखूं. किसकी बात कर रहा हूं मैं? W की. W को अगर मैं चाहूं एनर्जी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम इसको हीट एनर्जी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हीट एनर्जी लिखना. क्यों? क्योंकि हम यहां पे हीट की बात कर रहे हैं. ओके, इट मींस हीट एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू V इंटू Q. ओके, ना अगर हम सिंपली पावर की बात करें, व्हाट इज द पावर? ओके, सो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. सो इट विल बी VQ अपॉन T. पावर कितना हो जाता है? वर्क डन अपॉन टाइम. सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है पावर का. पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम. सो पावर इक्वल्स टू VQ अपॉन T, यानी वर्क डन को या फिर एनर्जी को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है. नाउ कम टू द Q अपॉन T. ये Q अपॉन T क्या हो जाएगा? दैट इज I. We already know I equals to Q upon T. This is the rate of flow of charge. So I का फॉर्मूला हो जाएगा Q upon T. Now we can substitute I in place of Q upon T. तो आपके पास जो नया फॉर्मूला आएगा किसका? पावर का, वो हो जाएगा V into I. So power will be equals to V into I. Okay, this is the power. But हमें पावर कैलकुलेट नहीं करना, हमें तो हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है. Okay, so we already know that heat energy और सिंपली एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. जो हीट एनर्जी होती है या फिर सिंपली हम एनर्जी की बात करें तो ये पावर इनटू टाइम होता है. तो पावर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. पावर वाज योर V इंटू Y एंड टाइम इज T. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट V इक्वल्स टू I इंटू R इन दिस प्लेस. सो P इक्वल्स टू या फिर यू कैन से P इंटू T इक्वल्स टू I into R into I into T. So P into T equals to I square RT. So P into T, this is your heat energy, that is equals to I square RT. Okay,
दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इसको थोड़ा सा हम और क्लियर लिख देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। ओके, दैट इज हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। तो ये रिजल्ट आपको पेज नंबर 217 पे इक्वेशन नंबर 12.21 पे मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 12.21 पे दैट इज हीट, और यू कैन से दैट इज H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी। दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट, ओके, इन अ रेजिस्टिव वायर, और यू कैन से इन अ कंडक्टिव वायर। ओके, so by using this formula you can say that heat energy produced by a current carrying conductor is directly proportional to the square of current H I square के proportional है। it is again directly proportional to the R, it is again directly proportional to the time। अब इसका मतलब समझते हैं, अगर किसी भी सर्किट में से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो वहां पे हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड थिंग, अगर किसी भी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, यानी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाली हीट भी क्या हो जाएगी, डबल और ट्रिपल हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, अगर हम उसको 2R यूज करने के बजाय 3R या 4R यूज करते हैं, तब भी उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। इट मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इट मींस H इक्वल्स टू I स्क्वायर R इनटू T। नाउ अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और उस न्यूमेरिकल में आपको करंट की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी विल यूज I इक्वल्स टू V अपॉन R टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। जब आपने I कैलकुलेट कर लिया, फिर I को आप यहां पे पुट कर देना। ओके, जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर डायरेक्टली I की वैल्यू, R की वैल्यू या T की वैल्यू गिवन होगी। आपके पास I की वैल्यू की जगह V की वैल्यू भी गिवन हो सकती है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हम V और R को यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल I कैलकुलेट करेंगे और I की वैल्यू आने के बाद फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल 12.10 और एग्जांपल 12.11 की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, इट इज वेरी गुड एग्जांपल, समझ में आ जाएगा आपको। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी हीटिंग इफेक्ट के कहां यूज है हमारे आसपास। अगर हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहां यूज कर सकते हैं। सो यहां पे मैं बस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख देता हूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 218 पे मिल जाएगा। Okay, now students, in your NCERT book there are 3 practical applications given, okay, on page number 218। हम इन तीनों को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, इस पे बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पेज नंबर 218। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट 2 लाइन। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ गिवन है पेज नंबर 218 पे, उसकी लास्ट 2 लाइंस की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन दे रखी है। फर्स्ट एप्लीकेशन, द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यानी वो डिवाइसेस, सपोज करो मैं आयरन की बात कर रहा हूँ या फिर इलेक्ट्रिकल केटल की बात करते हैं, ये सारी डिवाइसेस जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, यानी हमें हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल को यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ और द practical application of heating effect of electric current. So what you will write it is used in electrical kettle, it is used in electrical iron, okay, और जो भी आपको डिवाइसेस याद आ रहे हैं उन सबके नेम्स लिख दोगे। दिस इज द फर्स्ट जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, नाउ तो कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें आपको बताया गया है कि कोई आपके पास लाइट या बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब है, तो उस इलेक्ट्रिकल बल्ब से एमिट होने वाली लाइट भी जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ओके, सपोज करो दिस इज द इलेक्ट्रिकल बल्ब, दिस इज द टंगस्टन वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी और अकॉर्डिंग टू द जूल हीटिंग इफेक्ट, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो इस करंट, इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी। अब हीट प्रोड्यूस होगी
तो क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर के बाद इसके अंदर से लाइट एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से लाइट एमिट हो रही है। ओके, तो लाइट जो एमिट हो रही है उसके पीछे रीजन कौन है, हीट, यानी हीट की वजह से लाइट एमिट हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल बल्ब आपका काम किसके ऊपर कर रहा है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेसिस है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यू कैन से जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ये इस नाम से भी पूछा जाता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट भी आ सकता है या फिर जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी आ सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर एक वायर होता है, जिसको हम, जो वायर होता है वो टंगस्टन वायर होता है, और इसके अंदर एक इनर्ट गैस फिल होती है। ओके, इनर्ट गैस इसलिए फिल होती है ताकि ये वायर रिएक्ट ना कर जाए सराउंडिंग गैसेस की वजह से। ओके, तो दिस इज योर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे दिस इज योर सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिकल आयरन के बारे में लिखा था, इलेक्ट्रिकल आयरन। सेकंड एप्लीकेशन जिसमें आप लोगों ने इस बल्ब को डिस्कस किया। नाउ कम टू द थर्ड एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे फ्यूजेस में यूज में आते हैं। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज को थोड़ा सा समझें तो सपोज करो यू हैव अ डिवाइस, दिस इज एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और इसको आपने किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ओके, कोई एसी सोर्स है, इससे आपने इस डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है। ये कोई सा भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सपोज करो टीवी है, टीवी को आपने यहाँ पे किसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। सो स्टूडेंट्स क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन हो जाए। अब पावर फ्लक्चुएशन वर्ड आपके लिए अननोन होगा, हम यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं, सपोज करो यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वोल्टेज पहुंच जाए इसके पास। ओके, सपोज करो यहाँ पे 230 वोल्ट आना चाहिए, बट ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे वोल्टेज पहुंच जाता है 400 वोल्ट, किसी भी पावर फेलियर की वजह से या फिर पावर फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे वोल्टेज 400 वोल्ट पहुंच जाता है। तो यू नो वेरी वेल दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस डिवाइस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस डिवाइस से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये डिवाइस सपोज करो 5 एम्पियर के लिए रेडी है या फिर 5 एम्पियर के लिए प्रिपेयर है ये वाली डिवाइस, लेकिन इसके अंदर से अगर 10 एम्पियर करंट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइस बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी वोल्टेज बढ़ने से डिवाइस खराब हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सेफ्टी एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे सेफ्टी एलिमेंट्स यूज करने पड़ेंगे जिसकी वजह से अगर यहाँ पे इसको जितने करंट की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा करंट पहुंचे तो ये सर्किट अपने आप ब्रेक हो जाए, और उसी सेफ्टी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं फ्यूजेस। ओके, फ्यूज जब हम मार्केट में खरीदते हैं तो इस पे रेटिंग होती है, सपोज करो 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरीके से रेटिंग आती है, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, इस तरीके से रेटिंग होती है। अगर हम कोई फ्यूज खरीद रहे हैं 5 एम्पियर का, इट मींस कि किसी भी सर्किट में अगर इसमें फ्यूज वायर को कनेक्ट करता हूं तो उस सर्किट में से मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, और जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उस सर्किट में जो हमने फ्यूज वायर लगाया हुआ है वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने 5 एम्पियर का फ्यूज वायर लगा दिया और इस सर्किट में गलती से 6 एम्पियर, फिर किसी भी रीजन की वजह से 6 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है, तो जैसे ही 6 एम्पियर करंट फ्लो होगा या फिर ग्रेटर देन 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो बच्चों देखो यहाँ पे सर्किट अब क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, और जैसे सर्किट ओपन होगा तो ये वाली डिवाइस जो होगी आपकी, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी, ये जलने से या फिर खराब होने से बच जाएगी। तो मार्केट में जो भी फ्यूज वायर आते हैं उनके ऊपर रेटिंग होती है, और इस रेटिंग का मतलब होता है कि इस करंट से ज्यादा अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देगा। ओके, ये बात समझ में आ गई? तो ये भी आपका किसके ऊपर बेस्ड है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। सो ये टॉपिक आपका पेज नंबर 218 पे था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। सो इलेक्ट्रिकल पावर, स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको मिलेगा पेज नंबर 219 पर, 219। ओके, अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, और हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हम उस पावर की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो पावर, दिस इज योर रेट ऑफ डूइंग वर्क,
रेट ऑफ डूइंग वर्क। बट अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इलेक्ट्रिकल पावर, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बट बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला भी है, दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, P इक्वल्स टू V इंटू आई, और ये फॉर्मूला हमने जूल्स हीटिंग इफेक्ट में ऑलरेडी डिराइव कर लिया है, दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। नाउ स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आता है कि if the voltage is given and if the current is given, can you find out the value of power? Yes, we can find out the value of power by multiplying V by I। हम पावर की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं V और I को मल्टीप्लाई करने में, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वोल्टेज और करंट ही गिवन हो। ओके, कुछ और भी पैरामीटर्स गिवन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज V इंटू आई। बट अगर मैं यहाँ पे बाय यूजिंग ओम्स लॉ V को IR पुट कर दूं, तो इट विल बी I इंटू R, इट मीन्स दिस इज I स्क्वायर R। So this is another formula of the power. Okay, इसी फॉर्मूले में, फर्स्ट वाले में, अगर मैं I की जगह V अपॉन R पुट कर दूं, तो P इक्वल्स टू V इंटू V, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द पावर। सेम इसी फॉर्मूले में अगर मैं I की जगह Q अपॉन T पुट कर दूं, तो दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू Q अपॉन T। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ द पावर। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, जिसमें से ये तो मेन फॉर्मूला है। बाकी अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके पावर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर हम पावर की यूनिट की बात करें, द एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट। ओके, और जो आपने हीटिंग इफेक्ट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस की थी, ओके, उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जूल, क्योंकि है तो ये एनर्जी ही ना, तो यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? जूल। पावर की एसआई यूनिट वॉट, और हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? या फिर हम जो हीट एनर्जी या फिर जो भी अप्लायंसेस आप यूज करते हैं उसके लिए आप पे किस यूनिट को कंसीडर करके करते हैं। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो ये नहीं बोला जाता कि आपने 20 जूल एनर्जी यूज की या फिर आपने 40 जूल एनर्जी यूज की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जा रही है, वहां पे यूनिट्स अलग होंगे, वहां पे यूनिट्स होते हैं KWH, किलो वॉट आवर। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट क्यों बनाई गई है? क्योंकि अगर हम जूल की टर्म्स में एनर्जी को मेजर करते हैं तो यहां पे क्वांटिटी बहुत बड़ी आएगी। ओके, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, जिसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, उसको समझना भी हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको जब हम यूज करते हैं तो उसकी यूनिट को मेजर करने के लिए या फिर उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए हम दूसरी यूनिट यूज करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं उसके अमाउंट को मेजर करने के लिए हम जूल यूज नहीं करेंगे, बल्कि कोई दूसरी इजी सी यूनिट यूज करेंगे। वो इजी सी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? किलोवाट आवर। तो यहाँ पे कमर्शियल यूनिट जो होगी दैट इज योर किलोवाट आवर। ओके, सो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से सिंपली व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप क्या बोलोगे बच्चों? किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिंपली एनर्जी। अब किलोवाट आवर को थोड़ा देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा। अगर मैं 1 किलो की बात करूं तो किलो में कितने जीरोस होते हैं? 1 2 3। ओके, वॉट तो ऑलरेडी वॉट है ही। दिस इज आवर्स की बात करते हैं, यानी हमने 1 किलोवाट को 1000 वोट लिख दिया। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वोट। ना आवर्स की बात करते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकंड, बट यहाँ पे हमने कौन सा टाइम का यूनिट लिया है? आवर्स, तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60, यानी 3600 सेकंड्स होते हैं। दैट इज 60 इंटू 60, दैट इज द अमाउंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड्स इन 1 आवर। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 60 इंटू 60 दैट इज 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड। इसको और कैलकुलेट करते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और यहां पे भी जो हमने एनर्जी की यूनिट ली थी वो भी एसआई फॉर्म में ली है, यानी पावर भी एसआई में ली है और टाइम भी एसआई में लिया है। तो ये ओवरऑल भी किसके इक्वल हो जाएगा? जूल के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 1 किलो वोट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये भी आपको लर्न रखना है कि 1 किलो वोट आवर जो होता है बच्चों 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होता है।
ओके, आई होप ये डेरिवेशन पार्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 12.12 और एग्जाम्पल 12.13, 12.12 और 12.13। बच्चों इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है इनकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम आवर साइड। नाउ इफ यू हैव any doubt regarding this chapter, you can share your doubt in the live session. Okay, till then be happy, be safe and do practice. Thank you.